अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। वीडियो लिंक पे मेरे साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब होंगे। कुछ रोज़ पहले वो आपने देखा ही है, जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो गई। फिर उसके बाद मजीद गिरफ्तारियां हुई, ISPR की एक और प्रेस रिलीज आई। फिर उसके बाद आज हमें यह भी पता चला कि शाहिद सलीम बेग जो साबिक IG जेल खाना जात थे, उनको गिरफ्तार किया गया बिकॉज ही वॉज इन कॉन्टैक्ट। ये बताया गया कि वो जनरल फैज़ के साथ राबतों में थे। साकिब निसार साहब का नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी राबतों में थे, और काफ़ी सारे नाम सामने आ रहे हैं। ये लिस्ट थोड़ी बढ़ती जाएगी जो इस वक्त की इत्तलात हमारे पास मौजूद है कि कौन कौन लोग राबतों में थे। अहम बात यह है कि यहाँ पे ताना बाना ये साबित करने की कोशिश की जाएगी, की जा रही है कि सियासी इंतशार मुल्क में फैलाने में जनरल फैज़ हमीद का किरदार था, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वॉज बिकमिंग हिज टूल। ये एक बात जो बताई जा रही है, कही जा रही है। अब अहम सवाल इसके अंदर ये है, जो कि हम प्रोग्राम में आज दूसरे पार्ट के अंदर रखेंगे, वो ये कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर, स्पेशली इमरान खान साहब, जिनके बारे में अगर ये कहा जाता है, दावा किया जाता है कि सबूत मौजूद हैं, वो जनरल फैज़ के साथ राब्ते में थे, तो क्या ही कैन बी ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट? क्या उनको मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया जा सकता है? क्या मिलिट्री कोर्ट से उनको भी सजा हो सकती है? मैक्सिमम सजा जनरल फैज़ को और बाकियों को कितनी हो सकती है? कितनी संगीन नौयत का यह जुर्म है और किस तरह से मामला आगे चलेंगे? अहम बात यह है कि जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं नईम हैदर पंजोता साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, वो ये कि ऐसे वक्त में जबकि पार्टी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है, यानी कि पार्टी के ऊपर जो प्रेशर्स हैं और पार्टी के खिलाफ जो मामला हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पार्टी के अंदर ऐसे क्रूशल टाइम के ऊपर तनाज़ात भी सामने आ रहे हैं। पार्टी के अंदर एक बिकरिंग चल रही है। वो पंजाब के सदर हमाद अजहर साहब वो अपने गिले शिकवे बता रहे हैं, उसके अलावा शकील खान साहब को जो काबीना से हटाया गया, KP काबीना से जो उनको हटाया गया, उसके बारे में मुख्तलिफ रहनुमा आपस में बातें कर रहे हैं। आज कोर कमेटी का इजलास भी था। नईम हैदर पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, क्या डिस्कस हुआ है? सबसे पहले चलें इसी को जरा क्लियर कर लेते हैं कि अच्छा, वो कॉल अभी उनको मिलाई जा रही है, नईम हैदर पंजोता साहब, उनसे इस बारे में बात करेंगे। और फिर शहजाद भट्ट साहब, आपने भी कुछ अर्सा पहले ये बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नाम सामने आया, उनको फलां ओहदा दिया गया, फिर वो नाम हट जाएगा। ऐसे मौके के ऊपर जिस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है पार्टी, आपस में ये सब मामला चल रहे हैं, क्या खबर है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब, शुक्रिया। आज मैं थोड़ा सा आपसे दूर हूँ, लेकिन खबर जो है वो सबसे अहम बात ये है, पंजाब का सदर हमाद अजहर साहब का ट्वीट आपने भी पढ़ लिया हुआ है, मैंने भी पढ़ लिया हुआ है। उसमें एक लंबी तफसील लिखी हुई है कि हमें मिलने नहीं दिया जाता इमरान खान से, लेकिन ये खबर नहीं है बाजवा साहब। खबर ये है कि हमाद अजहर को अभी, अगर काइंडली मेरा स्लॉट भी चला दे तो मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। मैंने एक हफ्ता कबल आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि पंजाब का जो पार्लिमानी लीडर बनाया गया है पंजाब असेंबली में, हाफिज फरद साहब, उनका नोटिफिकेशन आपने चलाया था। वो नोटिफिकेशन एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा, और वो देख ले, हाफिज फरद साहब को हटा दिया गया है। और उसकी वजह यह है, उसी की वजह से हमाद अजहर साहब ने भी रिजाइन किया है, उसी की वजह से लाहौर के प्रेसिडेंट असगर गुजर ने भी रिजाइन किया है। वजूहात सिर्फ एक है। खबर यह है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान बहुत ज़हीन आदमी है। उसने पहले भी मांगी थी वो लिस्ट जिसमें पंजाब असेंबली के अरकान असेंबली को जो टिकटें दी गई हैं, उसके अंदर की स्टोरी इमरान खान के पास बाजवा साहब जा चुकी है। उसको पता है कहाँ क्या क्या गड़बड़ हुई है। वो लिस्टें अब मांग रही है इमरान खान कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि रिकमेंडेशन किसने किसको किया था। इससे पहले भी जब मांगी थी हमाद अजहर साहब से, तो उन्होंने रिजाइन करने की कोशिश की थी, और अब तो बज़ाब्ता हमाद अजहर खुल के सामने आ गए कि उनसे आखिरी मरतबा उमर अयूब ने ये कह दिया है कि हमाद अजहर, मैं अब आपका मजीद साथ नहीं दे सकता, क्योंकि अब आपको लिस्टें जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को देनी है, और लिस्टें कभी कभी वो नहीं देंगे। इसलिए पार्लिमानी इंपॉर्टेंट बात ये रही ना भट्ट साहब कि ये नईम पंजोता साहब हैं, उनसे इस बारे में बात भी कर लेते हैं कि ऐसे मौके के ऊपर जहां पर बिल्कुल एकजुट होकर पार्टी को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये अंदरूनी इख्तलाफात और इस तरह की बिकरिंग पंजोता साहब क्यों चल रही है? और फिर मैं एक बात उसमें अगर ऐड कर दूं, जो लोग डिसग्रंटल्ड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनसे जब हमारी बात होती है तो वो यकीन करें, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, वो कहते हैं वो जो इस वक्त वकला
लीडरशिप में है ना, वो आप लोगों की तरफ वो इशारा करते हैं। दो चीज़ें वो कहते हैं कि एक तो वहाँ पे वो पार्टी को ज़्यादा डिसीजंस वो ले रहे हैं, पॉलिटिकल डिसीजंस नहीं हो रहे। दूसरा, खान साहब से मिलने नहीं देते आप। आज डिस्कस हुआ कोर कमेटी के इजलास में ये मामला, और ऐसे मौके के ऊपर लड़ाइयाँ झगड़े आपस में। पंजोता साहब, नईम पंजोता साहब, आवाज आ रही है सर आपको? मेरा ख्याल है कोई कनेक्टिविटी का कुछ इशू है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ये कनेक्टिविटी का इशू भी रिजॉल्व कर लेते हैं, और फिर उसके बाद नईम पंजोता साहब से ये सवाल, और फिर अहम सवाल करते हैं कि आगे आज पार्टी ने क्या डिसाइड किया है, कोर कमेटी की मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ है। क्योंकि जो बातें बताई जा रही हैं, जो पता चल रही हैं, जो प्लान्स नजर आ रहे हैं, वो ये है कि सिर्फ जनरल फैज़ हमीद या उनके अलावा जो दीगर गिरफ्तार हुए हैं वो नहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इटसेल्फ एंड इट्स लीडर, वो इस सब के शिकंजे में क्या आ सकते हैं। कानूनी सवाल भी उठाएंगे, पॉलिटिकल बात भी होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर नईम पंजोता साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब। मैं सवाल ये पूछ रहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि ऐसे मुश्किल टाइम में जो पार्टी पे कड़ा तरीन वक्त चल रहा है, आपकी पार्टी के अंदर एक अजीबो गरीब तनाज़ात और खींचातानी आपस में चल रही है। पंजाब के मैटर्स ले लीजिए या फिर केपी कैबिनेट के मैटर्स ले लीजिए, एक दूसरे के खिलाफ। आज जो कोर कमेटी का इजलास हुआ आपका, उसमें इन मैटर्स को डिस्कस किया गया कि वाई एट दिस टाइम, इस वक्त तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, इस वक्त तो लीस्ट होना चाहिए था ये सब कुछ जो आपकी पार्टी में चल रहा है। देखिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी ने भाई साहब ने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, उसका अगर देखा जाए ना तो उसका हेड सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। तो लिहाजा खान साहब के नीचे तमाम लोग मुतहद हैं। आपस में एक दूसरे से ज़रूर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो ये पार्टी जो है वो कोई 2, 4, 10 हज़ार या 1 लाख लोगों की नहीं है पार्टी, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। और इतनी जब बड़ी जमात होती है तो ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता रहता है, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि आज कोर कमेटी का इजलास बिल्कुल हुआ है, और इजलास के अंदर हमने 22 तारीख को जलसा इस्लामाबाद में मुनक़िद करने के हवाले से जो है आज हमारा ऐलान हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला हम 22 तारीख को पाकिस्तान इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने परमिशन दी है और वहाँ पर इंतज़ामिया ने जाकर ये कहा है कि आपको इजाज़त दी जाती है, 22 तारीख को आप कर सकते हैं। नंबर 3 बात यह है कि हमाद अज़हर साहब के जो उन्होंने रिज़ाइन किया था, उस के ऊपर भी आज डिस्कशन हुई है, जिसमें बाकायदा तौर पर कोर कमेटी ने कहा है कि उनका इस्तीफ़ा जो है वो कबूल नहीं किया जाता। जहाँ तक उनकी एक्सेस की बात है, एक्सेस तो डेफिनेटली वो प्रैक्टिकली जब फील्ड के ऊपर आएंगे तो उनका वो जो है वो आसानी भी होगी, और सारी उसके अंदर एक्सेस जो है वो इजीली उनको मिल भी सकेगी, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो हिडन है। और थर्ड बात यह है कि उनकी पैगाम जो है वो पहुंचाने के हवाले से, तो जो मुझे वो हुक्म करते हैं या इंतज़ार भाई को या दीगर को, तो वो मनोमान लेकर जाते हैं, लेकिन वो मज़ीद बेहतर करने के लिए जो उनकी एक रिजर्वेशन थी कि सिर्फ खत्म होगी, हमाद अज़हर साहब ज़्यादा से ज़्यादा मिले, फिर वो ऑटोमेटिकली असल में उनकी मुलाकात इंतज़ामिया की तरफ से हमें मसला बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं नईम भाई के क्या डिस्कस हुआ कोर कमेटी में इस हवाले से कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई। मैं अभी थोड़ी देर पहले गौर खान साहब के बयान देख रहा था कि इंटरनल मैटर है और इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बट मामला कुछ यूं के आ रहे हैं जो अब सरफेस हो रहे हैं, वो ये कि आपकी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और ख़ासतौर पर इमरान खान साहब को इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद में कि फैज़ हमीद साहब के साथ थ्रू वन वे और अनदर वो राब्ते में थे या मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई, अगर उनको ट्राई किया जाता है मिलिट्री कोर्ट्स में, जिसका इंदिया या फिर जिस खतरे का इजहार इमरान खान साहब खुद कर चुके हैं, इस बारे क्या बात हुई है आज कोर कमेटी इजलास में? देखिए, कोर कमेटी में फैज़ साहब के बयान, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी बात हुई है, और ये बात जो है डिस्कस करते हुए जो खान साहब ने स्टेटमेंट दी है, उसी मौक़िफ़ को तायद करते हुए, अपनाते हुए, उसी के ऊपर मनमान उन्हीं लाइंस के ऊपर ही आगे चलने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि खान साहब की जो लाइंस होती हैं वही पूरी पार्टी की लाइंस हैं। खान साहब ने वाज़ह कह दिया है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो इंटरनल मामला है, तो लिहाजा ये फ़ौज के एक इंटरनल मामला है। सेकंड बात यह है कि अगर इसे कनेक्ट किया जाए कि खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 9 मई का जो रोल है वो उसके अंदर भी मुलव्वस पाए जाते हैं, और ये और वो, और इनके साथ जो है पोलिटिकल मरासम थे। ये इंटरनल मैटर तो है, उस इंटरनल मैटर में आपको भी अगर बीच में रोप इन कर लिया गया और खान साहब को भी कर लिया गया, ये खदशा भी नहीं है पार्टी में, इसको डिस्कस भी नहीं किया गया कि ये जब, या फिर ये सोचा कि जब होगा तब देखेंगे?
देखिए, पहली बात तो ये है कि खान साहब के ऊपर 200 ज़्यादा मुकदमात बनाए गए और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें सज़ा दी गई वो सज़ा मुअत्तल होती गई क्योंकि झूठे मुकदमात थे। नंबर 2 बात यह है कि खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात, उनके ऊपर जो है वो मुल्क को पता नहीं क्या क्या करने के उनके ऊपर इल्ज़ामात और 302 के मुकदमात के इक़दाम कत्ल और ये तो जब ये सारी चीज़ें उनके ऊपर पहले ही सारी डाली गई हैं और वो खुद इस वक्त जेल में है, पूरी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन जो किया गया, लोगों को जेलों में डाला गया, अभी भी लीडरशिप जो है वो जेल में है, तो लिहाजा इससे ज़्यादा और क्या हमारे खिलाफ हो सकता है। नंबर 4 बात मैं ये करूं कि देखें, खान साहब के हवाले से ये तासर देना कि उनका टेम्परेचर जो है 180 से नीचे नहीं आ रहा, मैं बड़ा क्लियर आपको कर दूं कि खान साहब को इस हवाले से कि फलाने की गिरफ्तारी हो गई है तो खान साहब जो हैं वो डर गए होंगे या परेशान हो गए होंगे या उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया या वो सोच रहे होंगे कि अब तो मैं बिल्कुल जो एक्सपोज हो जाऊंगा, तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। खान साहब बिल्कुल रिलैक्स हैं क्योंकि जब बंदा सच्चा होता है, जब बंदा अपना दामन साफ होता है तो उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता। वो डरता है तो सिर्फ अल्लाह ताला से डरता है, क्योंकि जो अल्लाह ताला पे यकीन रखता है उसे किसी चीज़ जो है वो दुनियावी का डर खौफ नहीं होता। काबिल इत्तराम पंजोता साहब, एक कथाकलामी की माफी चाहता हूँ। लाहौर का पीटीआई प्रेसिडेंट, लाहौर का जनरल सेक्रेटरी शकील खान, वजीर मवासलात KPK, और हुस्न इत्तफाक ये है कि पंजाब के सदर हमाद अजहर सभी एक ही बात करते हैं कि 5-6 अफराद हैं जिनमें आपका भी नाम लेते हैं वो कि हमें इमरान खान से दूर रखा जाता है। क्या ये पार्टी के जो किंग्स हैं इस वक्त वो इन अफराद को दूर रख रहे हैं मुलाकात से, या फिर इमरान खान साहब खुद मिलने से इनकारी हैं इन तमाम अफराद को? जरा रहनुमाई कीजिएगा मेरी। नहीं, देखें, मेरा नाम उन्होंने कोई नहीं लिया, ना ही मैं कोई, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, क्यों दूर रखना है। और थर्ड बात यह है कि हमाद अजहर साहब क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर जो है वो अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि वो प्रैक्टिकली हर जगह पर अब अनाउंस करके और वो उन्होंने शुरू कर दिया हो, तो डेफिनेटली अगर वो मिलना चाहें, और खान साहब का भी कोई इनकार नहीं है, वो मिल सकते हैं। अगर वो जुमरात को मिलना चाहें वो जुमरात को मिल सकते हैं क्योंकि जुमरात का दिन है। लेकिन हमें तो पाबंदी लगा दी गई है ना कि जुमरात को भी 6 लोग अब नहीं मिल सकते, 3 लोग मिल सकते हैं। रऊफ हसन साहब की मुलाकात हुई तो वहाँ पर भी जनाब 7 लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि क्या क्या आपने बात करनी है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपने पॉलिटिकल बात नहीं करनी, और पॉलिटिकल अगर बात करेंगे तो हम सारा नोट करेंगे, तो सारा नोट बनाया गया और बाद में कहा गया कि आपने तो फिर पॉलिटिकल बात कर दी। तो बेसिकली ये चाहते हैं कि खान साहब का मौक़िफ़ बाहर ना, इसी वजह से मेरे ऊपर भी उन्होंने बैन लगाया और मुझे भी रिसेंट मुलाकात के अंदर उन्होंने जाने नहीं दिया। लेकिन जहाँ तक बात है शकील साहब की या दीगर जो है लाहौर के जो है वो नोटिफिकेशन नया किया गया है, तो खान साहब का फैसले के ऊपर ही लाहौर का जो सदर है वो इम्तियाज़ को लगाया गया है। अब खान साहब के पास दोनों ओपिनियंस जाती हैं। फॉर एग्जांपल एक हमाद साहब की है, एक दूसरी तरफ से मियां असलम इकबाल की है, या किसी और बंदे की है या कोई है, तो डेफिनेटली खान साहब का उसके ऊपर फैसला है। तो खान साहब ने मेरे सामने भी खुद कहा था कि शेख इम्तियाज़ को लगाएं क्योंकि पुराना उनको जानते थे। और शकील साहब आपकी बात अगर मैं दुरुस्त, आपकी बात अगर दुरुस्त है जो आप फरमा रहे हैं भाई, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप जरा इसको इस नजर से देखें कि पंजाब असेंबली, बड़ी असेंबली, उसके पार्लिमानी हाफिज फरद का एक नोटिफिकेशन होता है, एक हफ्ते बाद वो नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया जाता है। तो ये कुछ तमाम बातों के बाद इसका मतलब है कि अंदर खिचड़ी पक रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये क्या खिचड़ी है और इसकी असल कहानी क्या है, प्लीज रहनुमाई करें। देखिए, ये जो हाफिज फरद साहब हैं, हाफिज फरद साहब का नोटिफिकेशन किया गया था, उसमें नोटिफिकेशन में जब उनका नोटिफिकेशन किया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरे ऊपर 9 मई की बेल्स जो हैं वो भी कैंसिल की गई हैं और मेरे ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात हैं, तो मेरे लिए रिटेन करना, मुख्तलिफ शहरों में जाना आना वो सारा प्रॉब्लम है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इससे रिज़ाइन करता हूँ। और खान साहब ने की मुशावरत के बाद जो अहमद भच्चर साहब हैं या मियां असलम इकबाल साहब हैं, उनकी मुशावरत के साथ जो है इनको दोबारा नोटिफाई किया गया, जो इम्तियाज़ साहब को किया गया है वहाँ पर, तो नोटिफिकेशन हुआ है। लेकिन देखिए, खिलाड़ी एक हो दूसरा हो, खिलाड़ी बदलते रहते हैं। खान साहब जो है मुख्तलिफ खिलाड़ियों को मुख्तलिफ मौके देते रहते हैं, किसी को कभी फ्रंट पर ले आकर आते हैं, किसी को बैक पे लेके जाते हैं, 2nd नंबर पर लेकर जाते हैं, 3rd नंबर पर लेकर जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुल्क का मसला ये है कि आज फायर वाल लगाई गई है, उस फायर वाल के जरिए 25 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि फाइवर के ऊपर जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो उनका जरिया मुआश था, और इस बंदिश के जरिए ये जो है इन्होंने 25 लाख लोगों को मजीद बेरोजगार कर दिया है। महंगाई का मसला है, गुर्बत का मसला है, और इस सारे मसले के ऊपर आज भी नवाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। आप सबसे पहले अगर ये कह देते कि आपको लाया क्यों गया, किसने लाया आपको, तो फिर वो ज्यादा बेहतर था। आपको निकालने की वजह तो फिर बाद में आती है। 2-2.5 साल जब लाई गलत गया है तो फिर ये कहना कि अभी भी हमारी किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं है, वो तो खैर समझ से बाहर है सब मामला। एक आपने इंपॉर्टेंट बात की, वो ये कि जब आप मिलने जाते हैं खान साहब से तो वहां पे आपको ये कहा जाता है कि सियासी बात कोई नहीं करनी। अब ये तो एक राइट है, इवन एज अ प्रिजनर उनका ये राइट है कि वो अपनी लीगल टीम से तो मिल सकते हैं।
ये कौन कहता है आपको वहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट साहब के आपने किसी, और क्या वो ऊपर खड़े होकर तमाम बातें सुनते हैं? यानी कि अगर प्राइवेसी एक क्लाइंट की अपने वकील के साथ नहीं हो सकती कानूनी मामलात को भी लेके, उसको भी क्या सुना जाता है? क्या क्या बात हो रही है इसमें? कुछ ऐसी बात तो नहीं हो रही, ये बता रहे हैं आप? देखिए बाजवा साहब, इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जब मुलाकात हो तो मुलाकात की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, क्योंकि वकील और मौक्कल की जो है वो बातचीत अगर होनी है तो उस बातचीत का किसी और को सुनने का कोई राइट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर पॉलिटिकल लोग वहाँ पर मिलते हैं तो पॉलिटिकल लोगों ने कोई मौसमियात के हवाले से तो बात नहीं करनी कि बारिश आज होगी या नहीं होगी। तो डेफिनेटली खान साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं और वो उनका हक है, वो राइट है, और ये राइट जो है उन्हें देता है, आईने पाकिस्तान देता है, जो हर शख्स को बुनियादी हकूक हासिल होते हैं। वहाँ पर बंदे जो हैं वो 2 या 3 जितने भी हैं वो खड़े किए जाते हैं। अब रिसेंटली क्योंकि शिबली फराज साहब को और उमर अयूब साहब तो इस वजह से नहीं कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल बात नहीं करनी तो हमने क्यों जाना, एक रिस्क लिया। रऊफ साहब गए, उन्होंने कहा कि आपने पॉलिटिकल बात नहीं करनी, 7 बंदे खड़े हो गए, उन्होंने कापी पेंसिल पकड़ा हुआ था, जो ही मैं कोई सवाल करता था तो वो फौरन लिखते थे कि इन्होंने ये सवाल किया, उसके ऊपर खान साहब ने ये जवाब दिया। तो बाहर जब निकले तो उन्होंने कहा हमने आपको मना नहीं किया था, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि अब आपने फिर पॉलिटिकल बात की तो हम आपके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि कोई भी खान साहब का मौकफ जो है वो बाहर ना आए, कोई भी बात बाहर ना आए, और इसी वजह से उन्होंने इसके ऊपर पाबंदी लगाई है, क्योंकि बेसिकली जो चोरी डाका डाला गया मुल्क के अंदर उसके ऊपर पर्दा डालने की ये सारी साजिश है। खान साहब क्या बात करते हैं? खान साहब फ्री इलेक्शन की बात करते हैं, बुनियादी हकूक की बात करते हैं, अदालतों की आजादी की बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं? वो गलत बात तो नहीं करते। ठीक है, आप ये बता रहे हैं कि मतलब ऊपर 2-3 बंदे खड़े कर दिए जाते हैं और वो ये नोट करते हैं। अब देखें, एक केस के बारे में या 2 केस, यहाँ पे तो पता नहीं 150 से ज्यादा केसेस हैं जिनके बारे में अगर बातचीत करनी है, एक प्राइवेट मैटर है वकील का अपने मौकिल के साथ, और ये राइट किसी भी प्रिजनर को आईने पाकिस्तान देता है, कानून देता है पाकिस्तान का, और उसके अलावा वैसे मुलाकात की भी इजाजत होती है। हमने देखा है बहुत सारे सियासी रहनुमा अंदर रहे, मुलाकात में दीगर बातें भी होती हैं, और इस पे कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका हुआ था, फिर उसके बाद दोबारा मामला कोर्ट के अंदर है। तो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनके हवाले से जेल इंतजामिया, आप उनको यकीनी तौर पे बताते होंगे कि अदालत आलिया ये फरमा रही है, वो क्या कहते हैं उस पर? देखिए अदालत आलिया का जो है वो आगे से ये कहते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, क्योंकि जेल जो है वो सुप्रीडेंडेंट तो कंट्रोल कर नहीं रहा, वो तो खान साहब 12 कह चुके हैं कि कौन कंट्रोल कर रहा है। सेकंड बात ये है कि जब उन्हें उनके पास पावर ही नहीं है तो फिर डेफिनेटली उन्होंने यही कहना कि हमने इंप्लीमेंट नहीं करना। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्हें बुलाया जाता है तो वहाँ पर वो कहा जाता है कि जी नहीं बिल्कुल कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही और हम शीशा भी हटा रहे हैं। अब पिछले दिनों ने जो दरमियान में शीशे वाली दीवार बनाई हुई थी उसको हटाया, उसके बाद उन्होंने साथ ये मुहाफ़िज़ खड़े कर दिए कि कोई वो बात करें तो वो रिकॉर्ड कर लें। बेसिकली हरासा किया जा रहा है ना कि खान साहब को हरासा किया जाए, उस बंदे को हरासा किया जाए, वकला को किया जाए, और फिर जो है अगर कोई बात बाहर आके करता है तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। और वो चाहते नहीं है कि खान साहब को कोई पैगाम या कोई बात बाहर आए। बेसिकली मैंने पहले भी कहा है कि ये उस धांधली डाका जो मुल्क के अंदर लाकानूनी उसके ऊपर पर्दा डालने की बात है। ना इनको कोई आइन की ये है, ना इनको कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, ना इन्हें सुप्रीम कोर्ट की है, ना किसी अदालत इनको कोई फिक्र नहीं है। बेशक आइन की धज्जियां उड़ती रहे, बेशक कोर्ट्स को के अहकामात को हवा में उड़ाया जाता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जब तक जो है वो एक बंदे को सजा नहीं मिलती है। यहाँ पर डीसी इस्लामाबाद को के खिलाफ कार्रवाई का जो है वो कहती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके ऊपर नहीं होती। तो जब तक अफसरान जो है 2-4 लटकाए नहीं जाएंगे तब तक जो है ये अमल ऐसे ही रहेगा। और अदालतें जो है अगर अपने फैसले जो है उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे तो आप ही कोर्ट में लेके जाएंगे, और आपकी पार्टी ने वहां पे उसको कोर्ट में फाइट करना है, और फिर कोर्ट उसको किस तरह से इंप्लीमेंट कराती है तो अदालत की इज्जत का सवाल है सब मामले के अंदर। यू आर वेरी राइट अबाउट दैट। बहुत शुक्रिया नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे अडयाला जेल के मोहम्मद अकरम साहब, उनके हवाले से एक खबर आपने देखी होगी टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश की, वाज दैट ही हैज बीन टेकन इनटू कस्टडी। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में वो जो मोहम्मद अकरम डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल थे जिनको हटा दिया गया था उस पोजीशन से, उनकी अहलिया ने दरखास्त दी रावलपिंडी बेंच के रूबरू। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त यानी कि जो आज़ादी का दिन है हमारा, उस दिन से मेरे हस्बैंड जो हैं यानी मोहम्मद अकरम साहब वो लापता है, यानी कि वो अगवा हुए हैं, बुनियादी तौर पे हिरासत में नहीं लिया गया। खबरें तो उस तरह से चली थी, लेकिन आज जो कोर्ट की हमने देखी प्रोसीडिंग्स उससे हमें ये मामला पता चला। एनीवेज विल टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद होंगे, हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद हसान साहब मौजूद होंगे, और उनसे ये बात करेंगे कि क्या सिविलियंस जो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद ने तो मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जी की अपनी रिटायरमेंट के बाद, और 2 साल पूरे नहीं हुए उनकी रिटायरमेंट को, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन जिनसे वो बात कर रहे थे वो बैना तौर पे, क्या उनके खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है, और आगे मामला क्या बन सकते हैं लीगली स्पीकिंग आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। जनरल फैज के खिलाफ तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। टॉप सिटी केस, वो जो हाउसिंग सोसाइटी वाला केस है, वो मामला जरा साइड पर रखिए। उसके अलावा जो दूसरा मामला है कि मिलिट्री एक्ट की उन्होंने मुतअद्दिद दफा खिलाफ वर्जी की, उसके हवाले से सबूत भी उनके खिलाफ इकट्ठे हैं, और फिर जो दूसरी प्रेस रिलीज आई ISPR की, वो इसी से पैवस्ता है। ये सेकंड पार्ट जो था इन इल्जामात का जनरल फैज के खिलाफ के वो कलूड कर रहे थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर ये कहा गया उसमें कि वो इंतशार फैला रहे थे। नाम नहीं है पार्टी का, लेकिन जाहिर है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही वहाँ पे बात हो रही है। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ हैं, अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं या फिर कनेक्शन बनाया जा रहा है कि फैज हमीद वॉज इन कॉन्टैक्ट विद फलां बंदा फलां बंदा फलां बंदा, अब उनमें से जो मिलिट्री के लोग हैं उनको तो ठीक है, उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हो सकती है। जैसे आज एक साबिक IG जेल खानाजात को गिरफ्तार किया गया, या फिर अगर एक सर्विंग डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम पता नहीं हिरासत में है कि कहाँ पे हैं, उनके खिलाफ मामला चलता है, या पॉलिटिकल रहनुमाओं की बात होती है कि इनके साथ फैज साहब इन कांटेक्ट थे, या जजेस की बात होती है कि इनके साथ कांटेक्ट थे, तो वो जो नॉन मिलिट्री लोग हैं, क्या उनको भी ट्राई किया जा सकता है इन मिलिट्री कोर्ट्स? हाफिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब, पाकिस्तान का जो मिलिट्री एक्ट 1952 है उसके अंदर 4 किस्म के कोर्ट मार्शल्स हैं और वो सेक्शन 80 के अंदर डिफाइन है। फर्स्ट है जनरल कोर्ट मार्शल, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, अच्छा। तीसरा है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, और चौथा आपका समरी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स जो है वो चलती हैं। अब उसके अंदर ये है कि अगर आप आर्मी के सर्विस ऑफिसर हैं तो उसका क्राइटेरिया जरा और है, लेकिन अगर आप रिटायर हैं, उसके बाद ये है कि अगर आप प्राइवेट लोग हैं तो उसके अंदर आपको सेक्शन 73 के अंदर जो है वो आर्मी एक्ट के अंदर कस्टडी के अंदर लिया जाता है, और सेक्शन 75 के अंदर जो है उसके अंदर फिर आपका सारा प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाता है। चूँकि उसके अंदर ये है कि कस्टडी के 8 दिन के अंदर अंदर जो है आपने उस कोर्ट मार्शल को स्टार्ट करना है। अब 4 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं इस चीज़ के अंदर। नंबर 1 ये है कि अगर जिस तरह आपने कहा है कि वो पहले एरिया को छोड़ दें जो आपकी हाउसिंग सोसाइटी है, अगर तो चार्ज सिर्फ इस हद तक रहता है कि जो 2023 के अंदर अमेंडमेंट आई थी सेक्शन 26A और 26B कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी के एम्प्लॉय रहे हैं, आपको 5 साल तक पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर हिस्सा नहीं लेना, और अगर आप उसके अंदर हिस्सा लेते हैं या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो है जो लीक करते हैं जो आपकी एज ए ऑफिस के तौर पे या एज ए ऑफिस होल्डर के तौर पे आप पे थी, तो आपको 2 से 5 साल की जो है सजा जो है वो दी जा सकती है। और 2 से 5 साल की सजा मतलब ये है कि आपसे जो है आपके रैंक्स भी गए, आपकी फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी अगर इस केस के अंदर है वो भी गई, उसके बाद आपके पर्क्स प्रिविलेजेस जो हैं वो सारे चले जाएंगे। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि क्या फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की अगर प्रोसीडिंग चल रही हो तो उसको पाकिस्तान की किसी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। हमारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन सिर्फ उसी सूरत आएगी कि अगर नीचे से कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स मुकम्मल हो और उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कंफर्म कर दिया हो, तो उसके बाद ये है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स हैं कि आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तीसरा जो आपने ये कहा है कि अगर तो सिर्फ उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो 26A या 26B मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो नॉन मिलिट्री लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन एक्स सर्विसमैन ने उनसे राब्ते किए या बातचीत की फॉर विच एवर रीजन, उन नॉन मिलिट्री लोगों को जो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी से हैं, चाहे वो सियासतदान है, ये कदगन उन पे तो नहीं है कि वो 2 साल कोई अगर उसके साथ पूरे नहीं हुए और वो सियासी एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहा है, उनको क्या ट्राई किया जा सकता है? मीनिंग देयर बाय यहां पे पीटीआई के लीडर्स हो गए। मैं उसके देखें कि मैं उसी तरफ जा रहा था कि दूसरी सूरत जो है जिसकी तरफ आपने कहा है कि अगर उनके खिलाफ चार्ज सिर्फ 26A या 26B का है कि उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी की है, तो उसके अंदर जो दूसरे लोग हैं वो इन्वॉल्व नहीं आएंगे। लेकिन अगर उस पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर जाके पाकिस्तान आर्मी एक्ट की किसी सेक्शन का वायलेशन होती है या 9 मई की तरफ चला जाता है, तो उसके अंदर फिर सारे लोग वो आएंगे, चाहे वो आपके सर्विंग लोग हैं, चाहे सिविल सर्विस के अंदर हैं, चाहे आपके रिटायर्ड लोग उसके अंदर हैं, चाहे आपके जो है वो इंडिपेंडेंट या प्राइवेट लोग हैं, तो उसको पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है उसका सेक्शन 2D1 और 2D जो है उस पर तलाक होता है, क्योंकि उसके अंदर फिर आपका स्कोप जो है वो आर्मी एक्ट का ब्रॉड कर दिया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ उनकी पर्सनल जो है मिस अप्रोप्रिएशन है या एक्सीड ऑफ अथॉरिटी है या उसके बाद उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी है, तो फिर दूसरे शख्स जो हैं वो आपके सेक्शन 80 के नीचे
चलेंगे वो ट्राई नहीं होंगे। लेकिन अगर उसके अलावा जो एक्टिविटी है, जो सेक्शन 2D1 है या सेक्शन 59 है या आर्मी एक्ट है या 9 मई का इंसिडेंट आता है, तो उसके अंदर फिर अगर उन्हें मेन को ट्राई किया जाएगा तो उसके साथ जितने भी लोग हैं वो आर्मी एक्ट के अंदर ट्राई किया जा की बात हो रही है कि वहां पे किसी किस्म की कोई कंस्पिरेसी हैच हो रही थी। अजहर सिद्दीक साहब, ये गुफ्तगू आप हाफिज साहब की सुन रहे थे, हाफिज एहसान साहब की, और मैं आपकी भी इस पर राय जानना चाहता हूं कि आपकी टेक इस पे क्या है, क्योंकि यूं अगर कनेक्ट किया जाए ये ताने बाने जिस तरह की वो 9 मई की बात हो रही है या उसके हवाले से ऑलरेडी एक बयानिया है, इन वोग है, वो उस पर बातचीत हो रही है, तो इमरान खान साहब भी तो इसी खदशे का इजहार कर रहे थे ना 15-20 दिन पहले कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करने के लिए, और जिसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट भी गए हैं आप लोग। आपकी राय इस पे क्या है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। जहां तक तो जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब के हवाले से मामले हैं, हम तो सपोर्ट करते हैं इस बात को, कोई हर्ज नहीं है, इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, ये इंटरनल मामला है। लेकिन ये मामला सिर्फ यहाँ तक नजर नहीं आ रहा। अब जिस तरह की बातें हो रही हैं ना, वहां वैसे तो इंटेंशन और मोटिव सारा नजर आ जाता है, बड़ी क्लैरिटी के साथ देखा गया कि इमरान खान साहब की प्रोजेक्टेड डेटें हैं जो रिहाई की, वो अगस्त और सितंबर में। ये मामला जितना भी है वो टॉप सिटी वाला मामला 2017 का है। नवाज शरीफ साहब उस वक्त हुकूमत के अंदर थे, इतना अर्सा ये मामला चलता रहा, किसी ने इस मामले को नहीं देखा। और अभी एक बड़ा अहम मामला है। अब ये वकील की बात कर रहा हूँ मैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा के तौर पर बात नहीं कर रहा कि इसमें अभी तो बैठकर ये तय करना है कि ये सिविल नेचर का मामला है या क्रिमिनल नेचर का मामला है, ये भी देखना है। अभी वो एक अलग बात है कि कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं हो सकता, उस पर मेरा अपना एक नुक्ता नजर है। और आपको पता है कि इसमें लार्जर बेंच ने कई प्रोविजन जो हैं इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आर्मी एक्ट की वो अल्ट्रा वायलेंट डिक्लेयर कर दी हुई हैं, और वो मामला इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर चल रहा है। यानी ये इसका इंतहा इतने आसान नहीं है, आने वाला वक्त बताएगा। और इसमें एक और बड़ी मजेदार बात है, अब मैं तो एफबी वाली जजमेंट पूरी पढ़ी हुई है, उसके अलावा हम में अक्सर लोग हैं, हमारे वकला भाई भी हैं, शायद मैं पहला आदमी होगा ये बात करूंगा जो हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का वॉल्यूम 3 और उसका रूल 8 बड़ा मजेदार है कि जिसमें ड्यूअल जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट मार्शल एंड सिविल कोर्ट एंड द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी टू डिसाइड बाय whom the case is to be tried। और ये मैजिस्ट्रेट या इस कॉन्टेक्स्ट में अभी तक तो हमने कोई चीज ऐसी देखी ही नहीं है, हम सिर्फ हवा में बातें सुन रहे हैं। इसका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, यानी ये कोई ऐसा मामला तो है नहीं। पता चल रहा है कभी वो सुप्रिटेंडेंट को पकड़ लिया, पता चल रहा है कि वो आईजी जेल खाना जात को पकड़ लिया, फिर वो पता चल रहा है कि जनाब वो जो है ना रऊफ हसन साहब, वो कोई अपना किसी सहाफी के साथ व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कर रहे थे, वो महल पता नहीं म्यूटनी होगी, पता नहीं कोई फांसी की सजा होनी है। इस तरह की बातें सारी हम सब देख रहे हैं। इसका बड़ा एक आसान हल है। किसी को मैं बासियत वकील बात अर्ज कर रहा हूँ, यानी मुझे खुद सीरियस कंसर्न है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि अगर ये मामला है ये तो अच्छा है ना, इब्तिदा अच्छी हो जाएगी, 2.5 सालों में फिर जो कुछ हुआ है कौम फिर वो सारा देखेगी ना, यानी एक बेस तो आ जाएगी ना। फिर सिविल और ये जजेस को धमकियां देना और जजेस के साथ क्या कुछ होना, फिर लोगों को उठाया जाना, बहुत सी ऐसी बातें हैं, फिर वो खुलेंगी। इसमें हर्ज कोई नहीं है, मैं तो सपोर्ट करूंगा इस बात को। लेकिन हमारे यहाँ वजह यह है कि आपको पता है कि जब आप मिलिट्री जुरिसडिक्शन में ले जाएंगे ना, तो मिलिट्री जुरिसडिक्शन में राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 10A, एफबीएलए की जजमेंट, और वो सारी चीजें फिर एक तरफ रख दी जाएंगी। फिर तो वो पता है कि अपना अंदर ही होना है, एक दिन में ट्रायल कंक्लूड हो जाए, 2 दिन में ना कोई एविडेंस का वो म्यार है ना कोई। और ये यही 9 मई के हवाले से हमारा जो नुक्ता नजर था वो बड़ा यही था कि एविडेंस का म्यार नहीं। और इसके लिए भी पहले जो मैं समझता हूँ ना कि अभी सिविल या क्रिमिनल नेचर तय करने से पहले हमारी अभी सिविल कोर्टों में यानी सिविल कोर्टों में या फौजदारी कोर्टों के अंदर ये मामला चले, कोई चीज एक सामने आए। और हमेशा ये होता है, यानी दहशतगर्दी अगर किसी ने की है या नहीं की, जब होता है, जब इन्वेस्टिगेशन चलती है, जब ट्रायल चलता है, तो ट्रायल में जब अदालत देखती है कि दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं बनता, वो दहशतगर्दी कोर्ट में भेज देता है, वो बाकी जगह पहुंचता है। जब इस मामले में इस हद तक जब बात सामने आएगी, फिर वो तय कर लीजिएगा कि अपना कोर्ट मार्शल होना है, जब बाकी चीजें होनी है। अभी इंक्वायरी हो गई, ये जो या तो देखे ना, इंतहाई का मामले को भी इंतहाई ये रोजाना जो है ना, रोजाना आगे कभी सुप्रीम को पकड़ लिया, कभी जनाब व्हाट्सएप के मैसेज लीक हो गए, क्या साबित करना चाहते हैं? भट्ट साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी भट्ट साहब। इंतहाई काबिल इत्तराम हाफिज एहसान साहब, आप मिलिट्री एक्ट के हवाले से आपका पाकिस्तान में बड़ा नाम है और आपको माशाल्लाह इस पे बड़ी गिरफ्त हासिल है, इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स मिलिट्री एक्ट के तहत उस पर कोर्ट मार्शल चल रहा है और वो वहां पर ये दौरान तफ्तीश इंकिशाफ करे कि ये तमाम बातें मुझसे किसी और ने करवाई हैं और मैं
इस पर वादा माफ गवाह बनना चाहता हूं, क्या वो उस वक्त वादा माफ गवाह बन सकता है? और अगर बन सकता है तो फिर इसका तरीका कार क्या होता है? इस पर जरा रहनुमाई फरमाए हाफिज साहब। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो अक्टूबर के अंदर जजमेंट आई थी उसके अंदर जो सर्टेन प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन किया था अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द सिविलियंस जो है उसको सुप्रीम कोर्ट का जब अपीलेट बेंच बैठा है तो उसने उस जजमेंट को सस्पेंड कर दिया है। तो मीनिंग देयर बाय कि आज पाकिस्तान की तमाम अमेंडमेंट्स जो 1952 से आज तक हैं वो इन फील्ड है और उनके तहत ट्राई किया जा सकता है। दूसरा जो आपने सवाल किया वो ये है कि जब कोई भी क्रिमिनल मामला जो है वो इन फॉर्म ऑफ मिलिट्री कोर्ट चल जाता है तो उसके अंदर बट सब दो लॉ ही अप्लाई करते हैं। एक आपका अप्लाई करता है पाकिस्तान का ज़ाब्ता फौजदारी और दूसरा उसके अंदर आपका अप्लाई करता है कानून शहादत ऑर्डर 1984 का। तो उसके अंदर जो भी शिक्के हैं चाहे आपकी एविडेंस की हद तक है चाहे आपके अप्रूवर की हद तक जो 337 उसके अंदर है ये सारी की सारी जो हैं वो अप्लाई उसके अंदर करेंगी। चूंकि उसके अंदर हमारे लॉ के अंदर या हमारी सुप्रीम कोर्ट्स ने भी ये कहा हुआ है कि मिलिट्री कोर्ट का अगर ट्राई किया जाता है तो उसके अंदर लॉ इट सेल्फ बिल्ट है कि पाकिस्तान का ज़ाब्ता फौजदारी जो 1898 है या पाकिस्तान का उसके बाद आपका कानून शहादत ऑर्डर है और अगर उसके अलावा भी ऑफेंसेस किए जाते हैं तो सेक्शन 59 जो है उसके अंदर सिविलियन ऑफेंस को भी आरबी कोर्ट के अंदर ट्राई किया जा सकता है जिसके अंदर आपका पाकिस्तान कोड हो सकता है जिसके अंदर आपका एंटी टेररिज्म हो सकता है। मैं जरा खुल के पूछ लेता हूं, मुझे लगता है कि भट्ट साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर जनरल फैज हमीद किसी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए तो क्या ये मुमकिन है? देखें बिल्कुल मुमकिन है ना। दो चीजें हैं ना, एक मुमकिन ये है कि अगर तो सिर्फ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी डिपेंड करता है कि चार्ज कौन सा है। अगर चार्ज उनका सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी की हद तक है तो उस अप्रूवर बनने की जरूरत कोई नहीं है। लेकिन अगर उस पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर जाके पाकिस्तान आर्मी के इंस्टॉलेशन के अंदर या 9th में है या म्यूटिनी है या उस तरफ चीजें को निकलती हैं कि उसकी तरफ एग्जीक्यूशन जाती है जो डायरेक्ट आपके सेक्शन पाकिस्तान कोड है तो वो अप्रूवर के अंदर जो चीजें हैं वो लॉ के मुताबिक चलेंगी और उसकी एक वैलिडिटी है। दूसरी एक चीज आप साहब, मैं फिर अजहर सिद्दीक साहब की तरफ जाता हूं, उन्होंने ये बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इंट्रा कोर्ट अपील में है ना ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स वाला, जिसको आपने कहा कि सस्पेंड, वो जजमेंट सस्पेंड हो गई है। लेकिन उसमें भी अपील बाकी पूरा डिसाइड कर दे तब भी ठीक है, अगर नहीं करती कहा जाना चाहिए ना, नीचे वाली जजमेंट सेट असाइड कर दिए तो लॉ इन फील्ड है। मतलब अच्छा, वो अब जब तक उसके ऊपर बेंच नहीं बनेगा, जब तक उसके ऊपर समाअत नहीं होगी, तब तक आपका मतलब है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करी जाए जिसको मर्जी जो मर्जी का। जी बिल्कुल हो सकता है ना। हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो 13 दिसंबर की जजमेंट है उन्होंने यही कहा है, जो 21 अक्टूबर की आई थी उन्होंने उसे सस्पेंड कर दिया और जो उन्होंने सेक्शन सस्पेंड किए थे वो आपका 2D12 था और सेक्शन 59 था, उसी को अल्ट्रा वायरस की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन सारे शिकों को रिस्टोर कर दिया। अच्छा, अजहर सिद्दीक साहब, हाफिज साहब की तो ये राय है इस मामले के ऊपर और वो कह रहे हैं कि वो तो सस्पेंडेड है। मतलब मेरा जाती ख्याल ये था कि वो स्टे हो सकता है उस पर, क्योंकि अभी उसके ऊपर समाअत होनी है तो तब तक रुकेंगे इदारे या सारे वेट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट आती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तो इनफील्ड है वो जजमेंट मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, तो किसी को भी ट्राई किया जा सकता है। देखिए वो बात है ना कि कल अगर इंट्रा कोर्ट अपील अलाउ हो जाए तो इस केस का फेट क्या बनेगा? इस केस का क्या फेट बनेगा? जमीन से उड़ जाएगा ये केस, याद रखिएगा। सवाल ये नहीं है, लिस्ट पेंडिस का असूल अपनी जगह पर मौजूद है, सस्पेंड की हुई है, कोई अर्ज नहीं है, बिल्कुल है, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। लेकिन तो बात हम समझना चाह रहे हैं, जो हम आखिर इस वक्त हम अपना 2024 के अंदर हैं, हम कोई पत्थरों के जमाने में तो रह नहीं रहे हैं, हम रूल ऑफ लॉ की बातें कर रहे हैं। हमने 18वीं तरमीम के जरिए एक पूरा प्रोसेस और मैकेनिज्म बनाया है। और देखिएगा मैं तो हैरान ये हो रहा हूँ कि आपको पता है कभी आज तक आपने सुना है कि किसी का कोर्ट मार्शल होना है तो आपको पता लगे? हमें तो सजा तक ही पता नहीं चलती, हमें तो पता लगे एग्जीक्यूट हो गए हैं। ये सारा कुछ क्यों किया जा? लेकिन मेरा ये बड़ा वाज़ेह कंसर्न है ना, पहले भी सजा वगैरह आ जाती होती है। अभी भी जो कहा गया ऑन सेवरल ओकेजन्स उन्होंने मिलिट्री एक्ट की खिलाफ वर्जी की आफ्टर हिज रिटायरमेंट। वो सेवरल ओकेजन्स कितने हैं सेवरल और वो किस नौयत के हैं वो तो अभी हमें नहीं पता। वो तो मेरा ख्याल है ट्रायल के बाद जब वो शायद डिटेल आ जाए उस हवाले से तो क्लैरिटी भी आ जाएगी उसमें। लेकिन मैं हाफिज साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा था। मैं आता हूँ अजहर साहब, आपकी चले आप पहले बात पूरी कर लें सर। जी अजहर साहब। देखिए ये सवाल ये नहीं है, सवाल बड़ा, मैंने आप देखे ना, अब चूंकि टॉपिक इन्होंने खुद खोल दिया है तो अब इसमें चूंकि इसमें सिविल लायबिलिटी की बात आ गई है ना, तो अब सिविल लायबिलिटी का मिलिट्री कोर्ट के अंदर कैसे होना है, वो एक प्रोसीजर आज तक किसी को नहीं पता। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को
नहीं नहीं, मैं तो देखिए बिल्कुल सिविल लाइबिलिटी या क्रिमिनल लाइबिलिटी अगर पाकिस्तान की आप आर्मी के रेगुलर एम्प्लॉई हैं या रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं या किसी अटैच ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं जो पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड है, उसके अंदर सिविल लाइबिलिटी या क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों का ट्रायल आर्मी एक्ट के अंदर है। और उसके अंदर अगर आप सर्विंग हैं, आपकी टर्मिनेशन ऑफ सर्विस की जाती है, आपकी फोरफीचर की जाती है, तो ये नहीं हो सकता कि जी आपका जो सिविल ऑफेंस है उसको ट्राई किया जाएगा आपका रेगुलर कोर्ट के अंदर और क्रिमिनल इंटेंट वहाँ पे की जाएगी। इवन उसके अंदर ये है कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी के एम्प्लॉय हैं और आपने उस इंस्टॉलेशंस के ऊपर जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है बाहर जाके आपने पीपीसी के अंदर किसी को मर्डर कर दिया है, तो उस सूरत के अंदर भी आपका कोर्ट मार्शल ही होगा, क्योंकि लॉ जो है सेक्शन 59 आपको इजाजत देता है। ये नहीं है कि आपको रेगुलर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लेके जाया जाएगा, उसका एक अपना मैकेनिज्म है। और दूसरा उस चीज के अंदर है कि अगर आप सिविलियंस हैं और आपने 2D1 या 2D12 के अंदर बगावत के अंदर या इंस्टॉलेशंस के अंदर या अटैक्स के अंदर आए हैं या आपने एंटी स्टेट का है या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी उसका पार्ट है 2D12 का, तो अगर उस कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान का कोई भी सिविलियन आएगा तो उसको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर ट्राई किया जा सकता है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट FBLE से लेके अभी तक जो जजमेंट आई है तब तक एक कंसिस्टेंट व्यू था कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर लोगों को ट्राई किया जाए तो किसी फंडामेंटल राइट्स की भी वायलेशन नहीं है, आर्टिकल 10A की भी वायलेशंस नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अंदर एक अपना व्यू दिया है कि ये जो 68 की अमेंडमेंट्स थे ये ठीक नहीं है, आर्टिकल 8 के मुताबिक नहीं है। हालांकि आर्टिकल 8 के अंदर उन्हें प्रोटेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच है, जो 6 मेंबर बेंच है, उसने उस जजमेंट को सस्पेंड किया है। अब 7 मेंबर बेंच इसको हेयर करेगा और मैं ये समझता हूं कि उससे फिर आपकी लाइन सेट हो जाएगी कि पाकिस्तान का फ्यूचर का मिलिट्री कोर्ट किस तरह चलता है या मिलिट्री एक्ट किस तरह चलता है। लेकिन जितनी देर तक वो केस फाइनल हियरिंग पे नहीं चलता, आपका मिलिट्री एक्ट अच्छा, आप एक छोटी सी बात ये बताइएगा, ये अगर 9 मई के हवाले से आपने बात की, अगर 9 मई को यहाँ पे मतलब जो 9 मई के केसेस हैं वो अगर यहाँ पे कहीं पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और या ये जनरल फैज के साथ उनका कोई राब्ता साबित हो जाता है और ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनको ट्राई किया जाता है, उन लोगों को जो समझा जाए कि 9 मई की कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, ये 14-15 माह के बाद ये सब मामला आया है। एक बात, दूसरा 14-15 माह के अंदर जो प्रोसिक्यूशन आपकी पुलिस ने करनी थी वो अपनी जगह पे पड़ी हुई है और सबको पता है कि कोर्ट्स में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में क्या केसेस किस तरह से चल रहे हैं सब मामला। तो ये कुछ डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे अगर मिलिट्री कोर्ट के अंदर चल जाएगा। बाजवा साहब, एक तो इसके अंदर ये है कि जब 9 मई का इंसिडेंट आया था तो दो तरफ से लॉ ने अपना एक्शन किया था। एक वो था जो आपके एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर लोगों को ट्राई किया गया था और दूसरे वो लोग हैं जिनकी आपको लिस्ट का पता है, 103 लोग ऐसे थे जिनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जिनको आपने एक्विट किया है या जिनकी सजाएं आप समझते हैं कि नहीं है, उनको अगर आप रिलीज करें। तकरीबन 15 या 16 लोग थे, बाकियों के मुतालिक उन्होंने कहा था कि आप उनकी सजा जो है वो अनाउंस नहीं करेंगे। तो अगर कोई ऐसी एविडेंस आ जाती है लेटर स्टेज के अंदर या कोई ऐसा शख्स पकड़ा जाता है कि जिसका 9 मई के साथ कंटेंट बनता है या जिस तरह आपने प्रूवर की बात की है, तो लॉ जो है क्रिमिनल मैटर के अंदर कभी भी डिले जो है वो एक्सक्यूज नहीं किया जाता, उसके ऊपर एक्शन होता है। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, 14-15 माह के बाद भी इफ सम काइंड ऑफ एविडेंस सरफेसेस आ जाती है, कोई नए शवाहिद आपके ख्याल में वैसे आ सकते हैं ये वाले मैटर के, मतलब जो उनसे फ़ोन उनका मिला या उनके राब्ते किससे थे, क्या बातें चल रही थी और पुरानी, मतलब वो शायद पता नहीं 14-15 माह पुरानी भी चल गई हों, कुछ ऐसे नए एविडेंस आ गए हों कि जो पहले अवेलेबल नहीं थे, इस पर आपकी टेक क्या है? करता चलूं, इस तरह की बातें सारी होती रही हैं और जितने वो एविडेंस है ना सारे वो ऑलरेडी ऑडियो वीडियो सारे वो जो कहते रहे अभी तक तो कोई चीज आ नहीं सकी। वो एक असमत कमाल SHO का था एक बयान 9 मई के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कि 9 मई से पहले मैं मीटिंग में बैठा करता था, मैंने वहां सारा कुछ देखा। यानी इसका मतलब है वो जो बातें कर रहा था SHO, उसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया आपने उसको इस हद तक लेकर क्यों नहीं गए? और वो 13 मई को पन्नू साहब ने पूछ लिया था, उन्होंने कहा यार इतनी इंपॉर्टेंट किस्म की आप वहां से इंफॉर्मेशन लेके आए, आपने आके अपने सुपीरियर्स को नहीं बताई और उन्होंने फिर किया क्या उसके ऊपर, अगर आपको पहले ही पता चल गया था कि ये अटैक्स होने। देखिए यही फर्क है, मैं यही बता रहा हूँ ना, यही एक फर्क है। मिलिट्री पाकिस्तान फौज जो है ना एक डिसिप्लिन फोर्स को खुदारा डिसिप्लिन फोर्स रहने दें। उनके जुरिस्डिक्शन को जब इन मामलात पे आप उलझाएंगे ना फिर कंट्रोवर्सीज पैदा होंगी, फिर उस कानून के हवाले से। अगर भाई एक सेकंड आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अगर कोई मॉब जाके अटैक करे तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट अप्लाई करता है या नहीं करता है?
सिर्फ सिंपल सी नहीं बात है। चलेगा। बाकी तो अगली चीज चलेगा, मैं है, जवाब एक लॉ की बात कर लेते चलो, हैं जवाब ले ले। कि अगर कोई पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जाता है या आपके शोहदा जो उस कंटोनमेंट एरियाज आसान के अंदर साहब, आसान साहब जवाब ले लें जरा। अगर उसके ऊपर जाके कोई अटैक करता है तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट अप्लाई करता हाफिज है साहब कि नहीं इसी पे करता? अजहर साहब का जवाब ले लेना जरा, वो बता जी अजहर साहब। बात कर लेंगे, उसके बाद बात कर लीजिएगा, फोरम आपके पास होगा। आपको मेरी बात ना अच्छी लगे, लहदा से अच्छी है, ना लगे वो एक लहदा बात है। लेकिन हम बैठकर जब नेशनल चैनल पे बैठे होते हैं ना, तो हमें किसी की एक की साइड नहीं लेनी है। हमें आइन और कानून की बालादस्ती की बात करनी है। हम वकील हैं, हमारे ऊपर आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। हमारे लिए सारे बराबर हैं और हम बराबरी की सतह पर देखेंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा। वरना अगर हम किसी की साइड लेंगे तो मसाइल रहेंगे। आखिर में सिर्फ एक बात इतनी मैं करता चलूं कि हमें देखिए ऐसा निजाम बनाना है जिसमें हम चाहेंगे कि डिसिप्लिन फोर्स के अंदर ये सारे जितने मामलात हैं उसको उस तरीके से लिया जाए। उस डिसिप्लिन फोर्स के निजाम को अगर कोई खराब करता है तो वो आना चाहिए। 9 मई से लेकर हम ट्रैवल करते हुए इस वक्त अगस्त तक पहुंच चुके हैं। ऐसी कोई एविडेंस, ऐसा कोई मटेरियल अभी तक ना कोई रिकॉर्ड पे आया है, ना अभी आ सका है। इतना मौका था, अगर हम कुछ करते तो यकीनन ये चीजें आती। अब आप रोजाना नए सिरे से करते रहे, एविडेंस आती रहे, वो होता रहे। अब जब सवाल तो बड़े उठेंगे ना, तो ये इतना आसान काम नहीं है। और इसका बड़ा आसान हल हमने पहले भी दिया था, फिर दे देते हैं। अभी आप जुडिशियल कमीशन बना लें, ये सारी चीजें आ जाएंगी सामने। जब जुडिशियल कमीशन में चीजें आ जाएंगी तो आपके पास बड़ा आसान हल होगा कि आपने उनको मिलिट्री कोर्ट में लेकर जाना है, कोर्ट मार्शल करना है, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं फिर आप कर सकेंगे। भी सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि आर्टिकल 10 ने राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन हो रही है। मैं इत्तेफाक करूंगा इस बात पे कि अगर वाकई आप तो कह रहे हैं 10A की वायलेशन नहीं है, क्योंकि इंतहाई काबिल एहतराम मेरे काबिल एहतराम अजहर सिद्दीक भाई, बाजवा साहब इजाजत दे दें। सर मैं दोनों को मैं गुजारिश करूंगा, प्रोग्राम भी हाफिज साहब, अजहर भाई प्रोग्राम जरा एंड की तरफ जा रहा है। शहजाद भट्ट साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, भट्ट साहब जरा जल्दी पूछ लीजिए। अजहर सिद्दीक भाई इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाई, आपको सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान के एक बड़े वकील हैं। लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा अजहर भाई पुराना जानता हूं। आपके पास वो खबर होती है जो आम सहाफी के पास भी नहीं होती। पूछना किबला आपसे अजहर सिद्दीक साहब ये चाह रहा हूं कि जनरल फैज के बाद आपको साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुछ गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं या आपको कुछ ऐसा होता नजर आ रहा है? रहनुमाई फरमाए अजहर सिद्दीक भाई। क्विकली अजहर भाई। अच्छा, पहले तो मैं अर्ज करता चलूं कि आपको पता है कि जो कि चीफ जस्टिस जब थे तो चीफ जस्टिस का तरीकाकार क्या मौजूद है उसके मुताबिक देना। ये बातें सारी हो रही हैं। मैं उनसे राब्ते में हूँ, डायरेक्ट हूँ या इनडायरेक्ट तरीके से मैं राब्ते में हूँ उनके साथ। अभी तक एविडेंस ऐसी कोई चीज, अभी तक आज के दिन तक कोई ऐसी एविडेंस ना मेरे नॉलेज में है ना किसी और के नॉलेज में है। अगर होती तो अब तक चीजें सारी आ जाती। कोशिशें हैं वो अब, यानी बुनियादी तौर पर समझिएगा, बुनियादी तौर पर यही है कि आप जो मौजूदा अदालतें हमारा कुछ काम कर भी रही हैं तो वहां बताया जा रहा है। अभी वक्त असल में गया। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ थे। हाफिज एहसान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वो साकिब निसार साहब तो कहते हैं वो हल्का फुल्का कभी कभी गुड मॉर्निंग का मैसेज जनरल फैज का आ जाता था। इतनी कोई बातचीत हुई, इससे ज़्यादा नहीं हुई। जाते जाते सिर्फ एक छोटी सी बात, मिजाइया कंटेंट क्रिएट करते ओन खोसा साहब, वो डिजिटल क्रिएटर है, यूट्यूबर है, उसको उस पर देख के उसको हंसना चाहिए। और अगर ऐसे माहौल के अंदर जब फाइनेंशियल मसाइल में हर बंदा जकड़ा हुआ है मुल्क का, तो थोड़ा सा अगर किसी के चेहरे पे हंसी आ जाती है और अगर किसी के थोड़ा सा वो दिल को नागवार लग जाती है तो इसको दफा कीजिए। इस बात को सरफ नज़र कीजिए इस चीज़ से कि अगर वो आपको बुरी लग रही चीज़, हंसने हंसाने का काम है मतलब उनको। और हाँ, अगर कुछ उन्होंने ऐसा किया है तो ऑन खोसा को कोर्ट में पेश करना चाहिए। और कोई अगर जुर्म है, काबिल ताज़ीर जुर्म है, तो कोर्ट के अंदर ट्राई कर लें। लेकिन उनकी फैमिली को इस अजियत से नहीं गुजरना चाहिए, किसी भी पाकिस्तानी की फैमिली को इस अजियत से नहीं गुजरना चाहिए कि उन्हें अपने नियर एंड डियर वन का पता ही ना हो कि वो गया कहाँ पे, और ये भी ना पता हो कि लेके कौन गया उसको। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि ये कोर्ट के अंदर पिटिशन तो है, उसके बाजियाबी के हवाले से जल्द से जल्द वो बाजियाब भी हो। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।